वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम रीट साइंस की तैयारी कर रहे हैं और हमने अपना फिज़िक्स का सेक्शन जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना केमिस्ट्री का सेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि परमाणु और अणु क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है। हम पूरे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे रीड के। तो एटम और मॉलिक्यूल जो है आज की क्लास में हम पढ़ेंगे और यहाँ से 100% आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एटम क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, परमाणु, और मॉलिक्यूल जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एटम क्या है। देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज़ ये आयरन का पीस है, मैंने आपसे कहा इसको आप तोड़ना शुरू करिए, तो आप तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इमेजिन करना है आपको, रियलिटी में आप नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको एक ऐसा कण मिल जाएगा, एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता। और वही छोटे से छोटा पार्टिकल किसी भी तत्व का जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, वही आपका क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो परमाणु वह छोटे से छोटा कण है किसी भी तत्व का जो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता, और ऐसा तत्व आप रियलिटी में प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाए जाते, स्वतंत्र अवस्था में इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो जो हाइड्रोजन है वो आपका नॉन मेटल है, अधातु है। तो इसका जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका हाइड्रोजन का एटम होगा। सेम ऐसी अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, तो ऑक्सीजन का जो सबसे छोटा कण होगा वो आपका ऑक्सीजन का एटम होगा। अगर मैं आयरन की बात कर रही थी, तो आयरन का जो सबसे छोटा कण था वो आयरन का एटम था। तो एटम क्या है, एटम आपका सबसे छोटे से छोटा कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट स्टेट में, वो स्वतंत्र अवस्था में आप उसको नहीं प्राप्त कर सकते। तो वही आपका परमाणु है, एटम होता है। अब हम समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है। देखिए, जब दो एटम एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपका क्या बना देते हैं, वो आपका अणु बना देते हैं, वो आपका मॉलिक्यूल बना देते हैं। और मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिसमें हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या है, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। एलिमेंट जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व। देखिए, जो एलिमेंट होता है ना, उसमें जो एटम होंगे, उसमें जो परमाणु होंगे ना, वो एक ही प्रकार के होंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो एटम हैं, और दोनों एटम किसके हैं, आपके ऑक्सीजन के हैं। उनके अंदर वो एटम है जिनमें एक ही प्रकार के गुण हैं, तो वो होते हैं आपके क्या, तत्व, एलिमेंट। जैसे अगर मैं आयरन की ही बात कर रही थी, तो आयरन में जितने भी एटम होंगे वो सब कैसे होंगे, एक ही गुण वाले होंगे। एक ही गुण वाले एटम जब एक साथ होते हैं तो वो आपका एलिमेंट बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड वो होते हैं जब अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन के एलिमेंट हो गए, और जब ये दोनों एलिमेंट के जो एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, जब ये ज्वाइन करते हैं एक निश्चित प्रपोर्शन में, एक निश्चित रेशो में, तो ये आपका क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे H2O, पानी, जल। H2O क्या है, वो आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है। और ये जो यौगिक है वो क्या है, वो भी एक तरह का मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। लेकिन अगर मैं खाली ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, O2, जिसमें कॉम्बिनेशन है दो एटम का, तो वो आपका कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन जैसे ही मैं H2O की बात करूँगी तो वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल, अणु क्या है, जब एक या एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, जब बहुत प्रकार के एटम, जब एक प्रकार के एटम एक साथ आते हैं तो वो तो आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। जब अलग अलग प्रकार के एटम एक साथ ज्वाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, तो वो आपके मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाते हैं, वो आपके यौगिक कहलाते हैं, किसके, अणु के। ठीक है, तो समझ में आया मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल भी आपका तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन है,
आपके आसपास होती है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में इंडिपेंडेंट स्टेट में आपके पाए जा सकते हैं मॉलिक्यूल। लेकिन जो एटम होता है वो आपका इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं पाया जाता। अब देखिए, जो मॉलिक्यूल एक एटम का होगा, जैसे आर्गन, हीलियम, इनमें एक ही एटम होता है, तो ये होते हैं आपके मोनो एटॉमिक। वो मॉलिक्यूल जिसमें दो, वो मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनमें क्या होता है, इनमें दो एटम होते हैं, तो ये आपके कहलाते हैं डाई एटॉमिक, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल हैं वो बने हैं दो एटम के ज्वाइन करने पर। फिर आते हैं आपके मल्टी एटॉमिक, जिनमें दो, तीन, चार, दो से ज़्यादा है ना, जैसे फॉस्फोरस है तो उसमें 4 एटम हैं, सल्फर है उसमें 8 एटम हैं, एक साथ ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने बनाया है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और ये होंगे आपके मल्टी एटॉमिक। लेकिन अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या है, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और ये हमेशा कैसी स्टेट में होते हैं, हमेशा डेफिनेट प्रपोर्शन में होते हैं, एक निश्चित रेशो में ही एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। और इनका जो रेशो बताया जाता है वो इनके मास के अकॉर्डिंग बताया जाता है, इनके द्रव्यमान के अकॉर्डिंग बताया जाता है। और हर एलिमेंट का, या फिर मैं ये कहूँ हर एटम का, हर परमाणु का अपना एक भार होता है। जैसे कार्बन का भार होता है कितना, 12, हाइड्रोजन का भार होता है 1, ऑक्सीजन का भार होता है 16। और इनका जो रेशो है, जिस रेशो में ये मिक्स होते हैं वो फिक्स होता है, और उसको हम बताते हैं किससे, इनके भार से, इनके मास से। जैसे H2O पानी है, पानी में क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का भार कितना होता है, 1, दो एटम का भार कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन के एक एटम का भार कितना होता है, 16। ये याद करने पड़ते हैं, ये फिक्स होते हैं। और अब हम इसको रेशो में देखेंगे तो 1:8 बन जाएगा टू की टेबल में कटने के बाद। तो ये जो हमेशा मिक्स होंगे, ज्वाइन करेंगे, वो हमेशा किस रेशो में होंगे, बाय मास 1:8 में ही होंगे। सेम ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन का एक एटम जिसका भार कितना है, 12, ऑक्सीजन के दो एटम, एक एटम का भार 16 होता है, तो दो एटम का भार कितना होगा, 16 इंटू 2। और इसका रेशो हमें बताना है, ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो रेशो कितना आया, 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो कंपाउंड हैं, जो कंपाउंड बना रहे हैं, वो हमेशा किस रेशो में होंगे, 3:8 में ही होंगे बाय देयर मास। सेम ऐसे ही अमोनिया, जो यहाँ पर लिखा है आपका क्या है, NH3, ये जो NH3 है, इसमें जो रेशो बनेगा वो आपका 14:3 बनेगा। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है और जो आपका हाइड्रोजन है, जो नाइट्रोजन होता है उसका एटॉमिक भार, जो मास होता है वो कितना होता है, वो आपका 14 होता है। और H3 है तो हाइड्रोजन के 3 एटम होंगे, एक एटम का भार कितना होता है हाइड्रोजन के, वो 1 होता है, और 3 का कितना हो जाएगा, 3। तो 14:3 जो है वो आपका किसका हो जाएगा, अमोनिया का हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है, 3:4, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किसका रेशो होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। और यहाँ पर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये किस रेशो में आ गए, ये 3:4 में आ गए। अभी आप कंफ्यूज मत होइए, मास क्या है, अभी हम इसको आगे अच्छे से समझेंगे। तो फिलहाल आपको एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम समझेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, जिसकी मैं बात कर रही थी कि जैसे ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 16 है, कार्बन का भार 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का आपका 14 है। तो ये जो परमाणु भार हैं ये आपको नेट से याद करने हैं। आप नेट पर सर्च करेंगे परमाणु द्रव्यमान, जितने भी एलिमेंट हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं, उनके आप परमाणु द्रव्यमान जो हैं वो याद कर लेंगे। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं, वो क्या है। किसी रासायनिक तत्व का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है, उसे ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, इनका जो एटॉमिक मास है, एक परमाणु का बताना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कार्बन लिया, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु है
उसका जो भार कितना है 12 है ना। उसके एक हिस्से का भार कितना होगा 1, है ना। एक का 1 होगा, 2 का 2, 3, 4, 5, इस तरह से पूरे 12 हिस्से मिलाकर पूरा कार्बन का भार कितना बन गया 12। तो जो एक हिस्से का भार है, अब जैसे मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, उसका भार कितना है 16। तो ये कह रहे हैं एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, जैसे ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है जैसे 16, वो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वां भाग से कितना भारी है, ये इससे 16 गुना भारी है। और यही क्या है, ये आपका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान कुछ नहीं है, सिंपली कार्बन के 1/12 भाग से जितना ज़्यादा भारी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, वही उस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक मास है। जो हम कंपैरिजन करते हैं किससे, कार्बन के 1/12, मतलब जो कार्बन का 12वां हिस्सा है, जिसका भार कितना होगा 12वें हिस्से का, टोटल भार कितना है 12, और 1/12 का भाग का मुझे भार बताना है, तो वो कितना होगा 1 होगा। जब कार्बन के 1/12 भाग का भार जो है अगर 1 है, और मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन का भार कितना है 16 है, तो वो हम कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, 1 से, कि ये कार्बन के 1/12 भाग से कितना ज़्यादा है, 16 गुना ज़्यादा है। और यही क्या है, यही आपका एटॉमिक मास होता है। इसी तरह से इसी को बताया गया है और ये आपको याद भी करना होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम दैट इज टेकन एज 1 U। इसको हम U में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी परमाणु द्रव्यमान इकाई होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के एक एटम का पूरा भार कितना होता है 12, लेकिन 1/12 एटम का भार कितना होता है, वो 1 होगा। और उस 1 से निकालने के बाद हमने अदर एलिमेंट के सबके भार बता दिए, कि अगर मैं ऑक्सीजन को 16 बोल रही हूँ, तो इसका मतलब वो कार्बन के 1/12 भाग से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। आप कहेंगे ये सब क्यों लिया, ये सब इसीलिए लिया क्योंकि इनके भार जो हैं बताने इतने आसान नहीं थे, वो पॉइंटों में थे। तो पॉइंटों में ना रहें चीज़ें, इसलिए एग्जैक्ट बताने के लिए इन्होंने कार्बन का 1/12 भाग लिया, जिसकी वैल्यू 1 थी। और उस 1 की वैल्यू से फिर इन्होंने सारे जो एटम हैं उनके जो भार हैं वो बता दिए। आप कहेंगे कि आपका जो हाइड्रोजन होता है उसका भार भी तो 1 होता है, तो इन्होंने हाइड्रोजन क्यों नहीं ले लिया, उससे तो बहुत आसानी से पता चल जाता। क्यों इन्होंने कार्बन का 1/12 भाग लिया, जिसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों इन्होंने हाइड्रोजन नहीं लिया, इन्होंने हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो भार होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि आपको पता होगा ये एक आइसोटोप है, इसके 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें इसके अलग अलग द्रव्यमान होते हैं 1, 2, 3। इसलिए हमने हाइड्रोजन नहीं लिया, हमने लिया कार्बन। और कार्बन का भी 1/12 भाग, जिसकी वैल्यू होती है 1। और उससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं कि अदर परमाणु का भार कितना होगा। वो अगर मैं बोल रही हूँ 16, तो मतलब वो कार्बन के 1/12 से कितना ज़्यादा है, वो आपका 16 ज़्यादा है। और यही आपका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, देखिए हम इनको एक यूनिट देते हैं जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन, जिसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई ही बोलते हैं। जैसे 1/12 भाग को मैं अगर 1 बोल रही हूँ, तो वो 1 U ही क्या है, उसकी एटॉमिक मास यूनिट है। याद रखेंगे, कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन के 12वें भाग को हम क्या बोलते हैं, उसके जो 12वां भाग है जो 1 था, वो ही आपका एटॉमिक मास यूनिट है। और उसी के बेसिस पर हम अदर एटम के जो मास हैं, जो द्रव्यमान है, वो हम बताते हैं। कुछ के एटॉमिक मास मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। जैसे जो ऑक्सीजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 U होता है। ये जो U है ये आपका एटॉमिक मास यूनिट ही है। और क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 U, तो 16 की गुणा करेंगे तो 16 × 1 करोगे तो 16 U ही रहना है ना। तो समझ में आया, 16 U। जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, 65। सोडियम का कितना होता है आपका, 23। कार्बन का कितना होता है आपका, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 U। मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 U। सल्फर का 32। कैल्शियम का 40। ये कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उनमें सबके आपको एटॉमिक मास जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। बाकी टेलीग्राम पर भी मैंने भेजे थे। जैसे सोडियम ऑक्साइड,
क्यों याद करने हैं? क्योंकि इनसे आपसे फिर वो पूछेगा इस पूरे सोडियम ऑक्साइड का हमको एटॉमिक मास बताओ, और इसका एटॉमिक मास बताने के लिए पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर हर एटम का जो एटॉमिक मास है वो आपको याद होना चाहिए। तब आप जाकर पूरे जो कंपाउंड है उसका मास जो है वो आप बता पाएंगे। तो सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? Na2S। एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है? NH4Cl। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। इस तरह से मैंने ये सारे लिख रखे हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। मीथेन का पूछा जाता है पूरा भार, तो CH4। अब मैं आपको समझा देती हूँ, ये तो आप स्नैपशॉट खींच लीजिएगा और सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा आपका ऐसे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। अब ये आपसे H2O का आपसे पूरा पूरा मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल बन चुका है H2O, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1, तो ये क्या बन गया? ये कंपाउंड है, और कंपाउंड भी कैसा है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर ये इस मॉलिक्यूल का पूरा मास पूछ रहा है, कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर सिंपली बता रखा है 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। अब यहाँ पर क्योंकि 2 एटम है तो इंटू 2 कर दिया, जो 1 इंटू 2 करोगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस आएगा। अब हम ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। 16 में 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया टोटल एटॉमिक मास? वो आपका 18 यू निकल कर आ गया। सेम ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा है मॉलिक्यूलर मास किसका? नाइट्रिक एसिड का, जो होता है आपका फॉर्मूला क्या? HNO3। क्या होता है? HNO3। तो हम HNO3 का क्या बताएंगे? आपका पूरा मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है? H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो एक ही एटम है, तो एक की वैल्यू एक ही होती है हाइड्रोजन की। फिर इन्होंने लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? 14, और उसका भी एक ही एटम है। लेकिन ऑक्सीजन के 3 एटम हैं और एक की वैल्यू 16 होती है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 16 इंटू 3। और इन सबको फिर जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने करा भी है, 1 प्लस 14 प्लस 48, क्योंकि 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। और इन सबको ऐड कर लिया तो आपका कितना आ गया? 63 यू आ गया। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में सिंपली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, आपसे सिंपल सिंपल मीथेन क्या पूछ लेगा, है ना। जहाँ पर जैसे लिखे हैं तो आपसे मीथेन का पूछ लेगा, जैसे CH4। तो कार्बन का एक एक एटम का मास कितना होता है? 12। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1। और 4 का कितना होता है? 4। 12 प्लस 4 करोगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा आपका? 16। तो इस तरह से इन फॉर्मूले से आपसे पूरा मॉलिक्यूलर मास जो है वो पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर हमें कैल्शियम आपका क्लोराइड जो है, जैसे यहाँ पर लिखा है ये रहा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड का अब हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो कैसे बताएंगे? देखिए कैल्शियम के एक एटम का भार कितना होता है? कार्बन के 1/12 भाग से वो कितना ज़्यादा होता है? वो 40 ज़्यादा होता है, इसलिए उसका एटॉमिक मास कितना है? वो 40 है। अब फिर क्या है आपका? क्लोरीन है। क्लोरीन के कितने एटम हैं? क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो 2 इंटू क्लोरीन के एक एटम की वैल्यू होती है 35.4। ये आप याद कर लीजिएगा। सारे जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, उन सब के आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, तभी आप इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तब बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे अगर पता है कैल्शियम की कितनी होती है, वो आपकी 40 होती है, तो 40 प्लस, और आपकी जो क्लोरीन है उसके 2 हैं, तो 2 बार करना है, मतलब 2 इंटू पहले एक का पता होना चाहिए, वो कितना होता है? 35.4। 2 का कितना होगा? 2 से गुणा कर दी, तो 40 प्लस ये जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना बन गया? 111 यू बन गया। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, जो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। चलिए आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। फिर हम इसको आगे और समझेंगे कि इसमें मोल का कॉन्सेप्ट क्या है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, और उसके बाद किस तरह से हम मोल से जो कुछ न्यूमेरिक हैं वो आपके सॉल्व करेंगे, और इस तरह से फिर हम आगे जो है अपना और भी कंटिन्यू करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।